हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो चैनल पे इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 4 भी अपलोड हो गया है। इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, आई वुड लिंक दैट वीडियो इन द आई बटन। उसमें इंडस्ट्री और सर्विसेज के चैप्टर को बहुत ही डिटेल मैनर में समझाया गया है। साथ ही में हम आज की न्यूज़पेपर्स दोनों कवर तो करेंगे ही, पर उसके एंड में हम संडे के स्पेशल और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स भी डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझना। तो उसके लिए टाइम स्टैम्प अवेलेबल किया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इफ यू वांट टू वॉच संडे के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, यू कैन कंसिडर वॉचिंग देम। इफ यू डोंट वांट टू, ऑफ कोर्स इट इज योर चॉइस। तो देखिए, आज का जो पहला आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, अल्माज न्यू ब्रेन चिली टेलीस्कोप विल प्रोड्यूस इवन बेटर इमेजेस ऑफ यूनिवर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। दी अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। तो देखिए, अल्मा की जो फुल फॉर्म है वो है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। दिस इज अ जाइंट रेडियो टेलीस्कोप जिसमें 66 हाई प्रिसिशन एंटेना है। दिस इज लोकेटेड इन दी अटाकामा डेजर्ट। आप जानते हैं ये कहाँ है? नॉर्दर्न चिली में है। एटलीस्ट आप जब वर्ल्ड के डेजर्ट्स पढ़ते हैं, जो आपको ऑफ कोर्स कवर करने ही चाहिए, आपको पता होगा कि चिली में अटाकामा डेजर्ट है। तो देखिए क्या होने वाला है अल्मा के साथ। अल्मा इज गोइंग टू गेट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अपग्रेड, जिससे क्या होगा, अब वो it would help it create or collect much more data and produce sharper images than ever before। तो पहले भी ऑफ कोर्स हमने काफी सारी अचीवमेंट्स देखी है अल्मा के पार्ट पे, बट उससे भी ज्यादा अच्छी इमेजेस, बेटर इमेजेस हमें मिलने वाली हैं आने वाले समय में। तो ये हमें 5 साल लगेंगे इन अपग्रेड्स को करने में, एंड इट वुड कॉस्ट अस अराउंड $37 million. Of course, when I say us, it is the participatory nations, not us, because India is not a part of it. The telescope. ALMA studies celestial objects at millimeter and sub-millimeter wavelengths that can penetrate through dust clouds and help astronomers examine dim and distant galaxies and stars. Now, this is very important. देखिए, जब यहाँ पे लिखा है इसकी डेफिनेशन में, इसके फुल फॉर्म में ही मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे है, राइट? तो इसका मतलब ये है, ये देखिए, जो सब मिलीमीटर एस्ट्रोनॉमी होती है ना, या फिर ये इट इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, जिसमें आप जो अपना जितनी भी ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट करते हैं, यू कंडक्ट देम एट सम मिलीमीटर वेवलेंथ्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आप जानते हैं डिफरेंट वेव बैंड्स होते हैं। तो जो फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव वेव बैंड्स के बीच में लाई करता है, दैट इज सम मिलीमीटर वेव बैंड। अगर हम एस्ट्रोनॉमर्स के हिसाब से देखें तो उस बेसिकली वेव बैंड पे या वेवलेंथ पे जो ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट की जाती हैं, उसे हम सब मिलीमीटर एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोनॉमी के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि आप जो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्लाउड्स हैं या जो डार्क क्लाउड्स के कोर एरिया को आप एग्जामिन कर सकते हैं, उसके इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार फॉर्मेशन के बारे में हर चीज तरह की इमेजेस इससे क्रिएट की जा सकती हैं। So of course it is very important, and it is very exciting for the scientific community as well. It is also okay, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ये extraordinarily sensitive है, तो इसका मतलब कि it allows, so इससे क्या होगा, you can detect even extremely faint radio signals because you are extraordinarily sensitive. Each of ALMA's antenna has a series of receivers, and each receiver is tuned to a specific range of wavelengths. Now this is not very important, आपको बस एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चाहिए कि ये कहाँ पे है। ठीक है, अल्मा क्या करता है, इसमें 66 प्रिसिशन एंटेना है। ठीक है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इसकी फंडिंग वगैरह के लिए, क्योंकि इसमें अपग्रेड हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक पता होने चाहिए, फिर आपको अटाकामा डेजर्ट के बारे में पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो वही चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। टुडे अल्मास कोरिलेटर्स, आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिलेटर्स मतलब सुपर कंप्यूटर्स। तो अभी जो अल्मा के कोरिलेटर्स हैं, दे आर अमंग द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स। लेकिन अगले 10 सालों में क्या होने वाला है, जब ये अपग्रेड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसके जो ओवरऑल ऑब्जर्विंग स्पीड है उसको क्वाड्रुपल होते हुए देखेंगे। सो दैट इज ऑफ कोर्स वेरी गुड। सुपर कंप्यूटर्स का काम ही यही है कि वो सुपर स्पीड पे दे कंडक्ट देयर ऑब्जर्वेशंस, दे कंडक्ट देयर
इक्वेशन जो भी आप उनको इनपुट डालेंगे वो कंडक्ट करके देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं आपको। तो ये चीज होने वाली है, विच विल वर्क विद पार्टनर्स टू अपग्रेड द टेलीस्कोप्स ब्रेन, बिकॉज दिस इज टेलीस्कोप्स ब्रेन। ओके, अल्मा इज ऑपरेटेड अंडर, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन ऑपरेट करता है। यूएस है, 16 यूरोपियन कंट्रीज है, कनाडा है, जापान है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, चिली है। चिली तो होगा ही, चिली आपको याद करने में आसान हो जाएगा। यूएस आप याद रख सकते हैं, कनाडा यूएस ऑफ कोर्स दे आर टुगेदर, सो दैट गोज विदाउट सेइंग। जापान साउथ कोरिया ऑल्सो कम्स इन। तो यहाँ पे चाइना नहीं है, कुछ ऐसे ऐसे देश, चाइना इंडिया ये सब नहीं है, ये आपको याद रखना है। नाउ व्हाई दी अटाकामा डेजर्ट, अल्मा इज सिचुएटेड। क्यों यहाँ पे देखिए अल्मा को हमने अटाकामा डेजर्ट पे ही सिचुएट किया है, कहीं और भी तो लगा सकते थे टेलीस्कोप को। अल्मा इज सिचुएटेड, अब ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अल्मा है इट इज सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5000 मीटर अबव सी लेवल। तो कहाँ पे है, जो चिली के अटाकामा डेजर्ट है उसमें एक प्लेट्यू है जिसका नाम है चगननटोर, जैसे यहाँ पे लिखा है CHAJNANTOR, इस प्लेट्यू पे ये स्थित है। तो देखिए अटाकामा एक्चुअली आप जानते हैं कि इट इज वन ऑफ द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। तो आपके अगर प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट लिखी है कि अटाकामा में जो मॉइस्चर है इट इज बहुत हाई, तो वो गलत है, क्योंकि आपको एटलीस्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि अटाकामा इज वन ऑफ द मोस्ट ड्राइस्ट प्लेसेस ऑन दिस अर्थ। सो यहाँ पे जितनी नाइट्स होती हैं इट इज क्लियर ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स होते नहीं, मॉइस्चर इतना है नहीं है, ड्राई है। तो इस वजह से जो वाटर वेपर्स हैं उसकी हिंड्रेंस कम हो जाती है, और इसीलिए वाटर वेपर की हिंड्रेंस कम होने की वजह से टेलीस्कोप कैन परफॉर्म प्रॉपरली। ओके, तो यही चीज हमें बेसिकली यहाँ पे चाहिए। वी हैव फ्री ऑफ लाइट डिस्टॉर्टिंग मॉइस्चर इस जगह पे, सो इट्स अ परफेक्ट लोकेशन टू एग्जामिन द यूनिवर्स। अल्मास डिस्कवरीज, अब देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर एक आपके स्टेटमेंट ये है प्रीलिम्स में कि ये पर्टिकुलर, वो ऑलमोस्ट करेक्ट ही होगी वो स्टेटमेंट, जो पॉजिटिविस्ट स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें कोई ना कोई किसी की अचीवमेंट लिखी होती है वो यूजुअली करेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे जैसे 2013 में अल्मा ने डिस्कवर किया था स्टारबस्ट गैलेक्सीज को। ओके, जो हम समझा करते थे जो हमारी यूनिवर्स की हिस्ट्री है उससे पहले भी डेट करती हैं, उससे पहले से डेट करती हैं। 2015 में द टेलीस्कोप हेल्प्ड ऑब्जर्व फिनोमिनन, तो टेलीस्कोप ने हमें एक फिनोमिनन जिसे हम आइंस्टाइन रिंग कहते हैं वो ऑब्जर्व करने में हेल्प किया था। आइंस्टाइन रिंग क्या होता है, इट अकर्स व्हेन लाइट फ्रॉम अ गैलेक्सी और स्टार passes by a massive object and rotate to earth। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब लाइट पास करती है, ओके जो लाइट आ रही है किसी गैलेक्सी या स्टार से, तो हमें यही तो पता करना है कि वो स्टार कैसा है, किस तरह के गैलेक्सीज हैं, है ना। तो जब वो लाइट उसमें से आती हुई, इस सोर्स से आती हुई गैलेक्सी या स्टार से, और किसी मैसिव ऑब्जेक्ट से पास करती है, इट फॉर्म्स अ रिंग, दिस इज नोन एज आइंस्टाइन रिंग, और जिससे हमें पता चलता है ओके दिस इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स जिसके बारे में हमें पता लगाना है। मोर रिसेंटली इट प्रोवाइडेड द फर्स्ट इमेज ऑफ द सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे। तो ये 2022 की फाइंडिंग है जिसमें हमें एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का पता चला है मिल्की वे के सेंटर पे। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ अल्मा की अचीवमेंट्स है। तो ये सब कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अल्मा के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए अभी इंडियन एक्सप्रेस में 2-3 आर्टिकल्स और हैं आज के न्यूज़पेपर में जो हमें डिस्कस तो करने हैं, पर उससे पहले हम द हिंदू के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। रशिया अक्यूजेस यूएस एंड अलाइज ऑफ ओपन ब्लैकमेल अहेड ऑफ G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आप जानते हैं कि G20 की फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग FMCBG बेंगलुरु में कंडक्ट की गई है, लेकिन वहां पे हम कोई जॉइंट डिक्लेरेशन सॉर्ट ऑफ चीज पे नहीं पहुंच पाए। तो रशिया ने प्रेज किया है भारत को, भारत की प्रेसिडेंसी को, हमारे एक्यूमेन को, हमारी डिप्लोमेसी को। क्यों प्रेज किया है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज ओपनली ब्लैकमेल कर रही हैं सारी कंट्रीज को एक ही कैंप ज्वाइन करने के लिए, वो इंडिया इज sort of decline to bend उनके सामने। ठीक है, अ स्टेटमेंट फ्रॉम मॉस्कोज फॉरेन मिनिस्ट्री सेड, तो एक स्टेटमेंट आई है मॉस्को की फॉरेन मिनिस्ट्री से, उन्होंने कहा कि देखिए रशिया और चाइना प्रोटेस्ट करते हैं यूएस और इसके अलाइज के खिलाफ, क्योंकि आप एनमिटी और हेट्रेड के बीच बोने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ओपन ब्लैकमेल एंड डिक्टेट थ्रोइंग इन अब्सर्ड इंटरप्रिटेशंस ऑफ द सिचुएशन इन यूक्रेन। तो देखिए यूक्रेन में जो है भी नहीं, आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। तो वेस्टर्नर्स जो हैं सो कॉल्ड,
वो अगेन दे आर सक्सेसफुल इन डिसरप्टिंग द अडॉप्शन ऑफ कलेक्टिव डिसीजंस। आपकी वजह से ही आज तक संसार में जितने डिसीजंस लेने चाहिए थे कलेक्टिवली नहीं लिए गए, क्योंकि आपका अपना एजेंडा है और आप उसी को थ्रो करते हैं, इम्पोज करते हैं सब पे। द स्टेटमेंट कॉल्ड ऑन दी कलेक्टिव वेस्ट टू अबैंडन, तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि आप क्या कीजिए, आप अबैंडन कीजिए ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्कोर्स, जितना जल्दी हो सके इसको आप छोड़ दीजिए और नॉर्मल रिलेशंस एस्टैब्लिश कीजिए बाकी जो नए सेंटर्स ऑफ पावर हैं इंटरनेशनल अरेना में, जैसे रशिया, क्योंकि आप ये मानने को ही तैयार नहीं है, रशिया का ये कहना है कि और कोई भी सेंटर ऑफ पावर एग्जिस्ट कर सकता है, आप ही सेंटर ऑफ पावर रहें, बस यही आपकी इच्छा है। द शार्प अटैक बाय रशिया हैज सेट द टोन फॉर द मार्च 1-2। अब देखिए यहाँ पे मार्च 1-2 में G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग भी होने वाली है, तो हमें रशिया का स्टैंड पता चल गया है कि कितना शार्प टोन है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ G20 डिस्कशंस एट द FMCBG, देखिए ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे जो वेस्टर्न पावर्स हैं, US, UK, तो हमें पता है कि वो चाहते हैं कि रशिया को ऐसे दिखाया जाए कि ये इन्वेडर साइड है, उन्होंने यूके पे आके इन्वेड किया, यूनिलैटरली पूरे स्टेटस क्वो को चेंज कर दिया, और इन्हीं की वजह से जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो रहा है वो सब कुछ रशिया की वजह से हो रहा है। हमने जो सैंक्शंस लगाई है, हमने जो भी कुछ किया जिसकी वजह से फूड और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी भी हिट हुई है, वो नहीं है, वो हमें करना पड़ा ना, क्योंकि रशिया ने इन्वेड किया और उसके बाद इट हैपेंड व्हाटएवर हैपेंड। तो ये चीज बेसिकली यहाँ पे हमने देखी। लेकिन देखिए जैसे रशिया का कहना है और इंडिया ने भी मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को एक्नॉलेज सॉर्ट ऑफ किया है कि जो G20 बनाया किस लिए गया था, ग्लोबल इकोनॉमी को सेव करने के लिए बनाया गया था, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन सारे इश्यूज पे बातचीत करने के लिए। और ये जो फोरम था आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नर्स और इन तरह का इन लोगों की मीटिंग थी, तो इसमें क्यों इंटरनेशनल सिक्योरिटी का इशू यहाँ पे डिस्कस करना, ठीक है। तो ये बेसिकली रशिया का पॉइंट है, व्हेन इट इज नॉट अबाउट इंटरनेशनल सिक्योरिटी वी वुड डिस्कस इट इन UNSC, व्हाई आर वी, हम इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं G20 के इस फोरम को, वी नोट दैट द कंस्ट्रक्टिव रोल। तो इसीलिए रशिया का कहना है कि जो जिस तरह का कंस्ट्रक्टिव रोल इंडिया की प्रेसिडेंसी ने प्ले किया है और कैसे वो फेयर कंसिडरेशन देते हैं हर किसी के इंटरेस्ट को, हर किसी की पोजीशन को, दैट इज वेरी गुड। क्योंकि अभी हम कल की न्यूज़पेपर में देखेंगे कि आया है कि कैसे कहीं ऐसा लिखा है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कंडेम्ड द अटैक, सम ऑफ द कंट्रीज आल्सो कंडेम्ड द एंटायर रशिया सैंक्शंस। तो सबको हमने फेयर आप कह सकते हैं कि कंसिडरेशन दी है सबके पॉइंट को, तो इसीलिए हमें यहाँ पे रशिया द्वारा प्रेज किया जा रहा है। द बैलेंस्ड अप्रोचेस फॉर्मुलेटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो वही सारी चीजें लिखी हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच थी which we appreciate. 59 dead, dozens missing as migrant boat breaks apart off Italy coast. Now there is something very important यहाँ पे जो आपको जानना है, ठीक है, आपको आइनियन सी के बारे में पता होना चाहिए, आपको कुछ कुछ चीजें, क्योंकि जो प्लेसेस इन न्यूज हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इस तरह की जो सीज हैं, एड्रियाटिक सी, आइनियन सी, कैस्पियन सी, इससे रिलेटेड कहाँ है इसकी एक्चुअल पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही में ये जो केस है वो तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही। तो एक वुडन बोट क्राउडेड बाय माइग्रेंट्स, यहाँ पे 200 के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माइग्रेंट्स थे इस वुडन बोट में, लेकिन ये रॉकी रीफ्स बहुत सारी आसपास इस तरह की चीज तो जाके टकराई, एंड इट ब्रोक अपार्ट बिफोर डॉन ऑन संडे ऑफ द इटालियन कोस्ट, अथॉरिटीज सेड। ये इटालियन कोस्ट के पास इंसिडेंट हुआ है। तो देखिए 60 बॉडीज हमने रिकवर की हैं अभी तक, मतलब ऑलमोस्ट दीज मेनी आर डाइड। तो यहाँ पे लिखा है डजन्स मोर पीपल वो मिसिंग इन द रफ वाटर्स। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 से ज़्यादा डेथ टोल हो सकता है, और जो सर्वाइवर्स बेसिकली हमने बचाए हैं यहाँ पे, उनसे हमें पता चला है कि 200 से ज़्यादा पैसेंजर्स थे जो टर्की से साथ में चले। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि कितने लोग बच जाते हैं, कितने नहीं बचते। एटलीस्ट 80 पीपल वर फाउंड अलाइव, तो 80 के करीब लोगों को हमने बचा लिया है, इंक्लूडिंग सम हु रीच द शोर आफ्टर द शिपरेक जस्ट ऑफ कलाब्रियाज। तो देखिए यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इटली का रीजन है अलोंग दी आइनियन सी। अब देखिए आइनियन सी क्या होता है, आपको इसकी जो जोग्राफिकल पोजिशन है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि इट इज इन न्यूज। तो ये बेसिकली मेडिटेरेनियन सी है ना, उसी का एक इलोंगेटेड बे है। ओके तो अगर आप जब मैप खोलेंगे तो एड्रियाटिक सी दिखेगा आपको, एड्रियाटिक सी के साउथ में बिल्कुल नीचे यहाँ पे हम आइनियन सी देखते हैं। अब जब आप देखेंगे पर्टिकुलर मैप में इसे खोल के, तो आइनियन सी के जो लेफ्ट पे
लेफ्ट पे साउथ ईस्टर्न इटली है, यानी कि इटली है आयनियन सी के लेफ्ट पे। ओके, इसके नॉर्थ में अल्बेनिया है। ओके, और इसके जो ईस्ट में, इसके या फिर राइट में ग्रीस है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आयनियन सी एक मेडिटेरेनियन सी का इलोंगेटेड बे है, उसी की एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं। ठीक है, एड्रियाटिक सी के साउथ में लाई करता है। ओके, तो मतलब क्या हुआ, इसके नॉर्थ में क्या हो गया, एड्रियाटिक सी हो गया अगर हम इन इफेक्ट देखें, और इसके साउथ में मेडिटेरेनियन सी हो गया। ठीक है, और इसके अगर हम देखें वेस्ट में क्या है, इटली है, इसके ईस्ट में क्या है, ग्रीस है, इसके नॉर्थ में क्या है, अल्बेनिया है। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक इंसान है जिसको कस्टडी में भी ले लिया गया है, क्योंकि सर्वाइवर्स जो हैं 80 के करीब, उन्होंने बताया कि ये बेसिकली ट्रैफिकर था, तो इसीलिए अब उससे बातचीत चल रही है, ऑल ऑफ द सर्वाइवर्स। और लेकिन सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जितने भी लोग बचे हैं उसमें कोई बच्चा नहीं बचा, मतलब सारे के बच्चे जितने भी हैं दे मतलब वो मिसिंग है, या फिर जो डेड बॉडीज मिली है उसमें से हैं। तो जितने ये जो बेसिकली 80 के 80 हमें सर्वाइवर्स मिले हैं वो सारे अडल्ट हैं, नन ऑफ देम आर चिल्ड्रन, है ना। तो मतलब जो बच्चे हैं यूजुअली दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। Israelis and Palestinians pledge to curb violence. This is very important. यहाँ पे भी आपको प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से ये पता होना चाहिए कि जॉर्डन में एक सिटी है जिसका नाम है अकाबा। ओके, क्योंकि वहीं पे बेसिकली ये मीडिएशन हुई है। तो यहाँ का भी ऑफ कोर्स ये जो आर्टिकल है ये भी कल के ही एक आर्टिकल का फॉलो अप है। इजराइल कमिटेड टू स्टॉप द ऑथराइजेशन ऑफ एनी सेटलर आउटपोस्ट इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक फॉर 6 months ड्यूरिंग अ मीटिंग। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम ऑथराइज नहीं करेंगे किसी भी सेटलर आउटपोस्ट को ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में अगले 6 महीने तक। ये मीटिंग कहाँ हुई है, पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स के साथ हुई है, जॉर्डन में हुई है, क्योंकि अब दोनों ने ही प्लेज किया है कि हम वायलेंस को डी एस्केलेट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्च में आप जानते हैं कि जो रमादान का महीना है वो शुरू होने वाला है। अब जो जॉइंट स्टेटमेंट निकली है वो ये है, जो अकाबा में, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इजराइल एंड पैलेस्टीनियन ऑफिशियल्स सेड दैट दे वुड वर्क क्लोजली टू प्रिवेंट फर्दर वायलेंस एंड रीअफर्म्ड द नेसेसिटी ऑफ कमिटिंग डी एस्केलेशन ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे हम फर्दर वायलेंस नहीं करेंगे, वी वुड प्रिवेंट इट। ओके, और साथ ही में हम डी एस्केलेशन भी करेंगे ग्राउंड लेवल पे। जॉर्डन अलॉन्ग विद इजिप्ट एंड द यूएस कंसिडर्ड दीज अंडरस्टैंडिंग्स एज अ मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स रीएस्टैब्लिशिंग एंड डीपनिंग रिलेशंस बिटवीन द टू साइड्स। डीपन होंगे कि नहीं ये तो खैर द टाइम वुड ओनली टेल, बट दिस इज अ गुड अचीवमेंट, दिस इज गुड। ओके, मान सेज पाक। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, पाक अदर नेशंस आर फंडिंग खालिस्तान सपोर्टर्स। तो अगर आपने पिछली 2 न्यूज़पेपर एनालिसिस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो कहीं लोग ये क्वेश्चन एक बार मेरे से पूछा गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस क्या थे या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक कॉन्सिक्वेंस था खालिस्तान मूवमेंट। ठीक है, तो और बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि आप नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी जब पढ़ते हैं या कोई भी इस तरह की, तो आप पढ़ते हैं कि इसके बेसिस पे लाई करता है सोशो इकोनॉमिक रीजंस, है ना। सोशो इकोनॉमिक कुछ रीजंस हैं जिनको एक्सप्लॉइट करके जो माओइस्ट वगैरह जैसे लोग होते हैं वो लोगों को मैनिपुलेट कर पाते हैं कि सी हमें ओवरथ्रो ऑफ स्टेट करनी ही पड़ेगी, बिकॉज इसी स्टेट की वजह से आप लोग गरीब हैं, आपके पास जॉब्स नहीं है, ये वो। तो वैसे ही इस तरह के कुछ रीजंस खालिस्तानी इशू के भी कोर पे लाए करते हैं, तो जो उस वीडियोस में उन दोनों वीडियोस में डिस्कस किया गया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। आई वुड लिंक द वीडियो इन द आई बटन। तो यहाँ पे देखिए आप जानते हैं उस वीडियो में जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पंजाब चीफ मिनिस्टर को और आम आदमी पार्टी को काफी क्रिटिसिज्म मिला इस बात के लिए, क्योंकि पहली बात तो देखिए वहां पे जो छोड़ा गया, लेकिन पुलिस के पार्ट पे अपोलोजाइज करना, ऑफ कोर्स यू वुड बी क्रिटिसाइज फॉर दैट। ठीक है, कि हमसे गलती हो गई ये कह देना, ऑफ कोर्स इट वोंट गो डाउन वेल विद एवरीबडी। तो ये सारी चीजें, और साथ ही में आप जानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली में दे हैव दिस थिंग कि हमारे पास पुलिस नहीं है, तो दिल्ली राइट्स हुए तो हम क्या करें, हमारे पास पुलिस नहीं है तो हम क्या करें, या फिर एलजी हमें हरास कर रहे हैं, दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो दैट राइट। लेकिन फिर अब पंजाब में तो यू हैव दिस फुल फ्लेज्ड स्टेट, यू हैव एवरी स्टेट पावर देयर, यू हैव लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, एवरीथिंग इज विद यू। बट देन वहां पे आप सक्षम नहीं हो पाए इस पर्टिकुलर इशू को कर्ब करने के लिए, हैंडल करने के लिए, और ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, तो फाइनली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी से समथिंग ऑन इट। सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। सो ये सेड ऑन संडे कि जो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं इनको फंडिंग आ रही है पाकिस्तान से और बाकी कंट्रीज से। जैसे कि आप जानते हैं जो
अमृतपाल सिंह हैं, वो अमृतपाल सिंह खुद दुबई से आए हैं 10 साल रह के। और जो वारिस पंजाब दे ऑर्गेनाइजेशन, जो दीप सिद्धू जिनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हुई है पिछले साल, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था और उनके लीडर अब वो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अमिड द ऑन गोइंग टर्मोइल इन स्टेट सराउंडिंग द रीसेंट एक्टिविटीज ऑफ खालिस्तानी सिंपथाइजर, ओके, विदाउट रिवीलिंग एनी कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी। तो देखिए ये तो इन्होंने बोल दिया कि पंजाब पुलिस केपेबल है हर तरह के इशू को हैंडल करने के लिए, और कुछ मुट्ठी भर ही लोग हैं जो प्रो खालिस्तानी हैं। ओके, आप खुद सोचिए, इन्होंने ये बात कही है, लेकिन इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताई कि हम टैकल करेंगे कैसे। इन्होंने बस ये कह के उसको डाउन प्ले कर दिया कि ये एक वन ऑफ इवेंट है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ऑल्दो अमृतपाल सिंह इज सेइंग कि यू विल सी मोर वायलेंस इन द कमिंग डेज एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखिए केवल 1000 लोग के करीब वहां पे थे जो प्रो खालिस्तानी स्लोगन्स बोल रहे थे। तो आपको लगता है पूरा पंजाब बस 1000 ही लोग हैं? ठीक है, तो आप पंजाब आइए, खुद देख लीजिए कौन है ये लोग, है ना। और ये सारी चीजें इन्होंने बोली। और साथ ही में देखिए, जैसा कि हमने देखा था कि जो अमृतपाल सिंह और उनके जो फॉलोअर्स थे वो पालकी साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब के शील्ड में बेसिकली अंदर गए थे ताकि कोई उनको छू ना पाए, और बाकी उन्होंने डेफिनेटली इंजरीज कॉज की बाकी 6 पुलिसमैन को, है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखी। तो इन्होंने कहा कि जो ऐसा सिख होली बुक को ले जाके पुलिस स्टेशन शील्ड कर सकते हैं खुद को, तो वो वारिस पंजाब के हो ही नहीं सकते। तो ये चीज इन्होंने बोली, दिस इज ख्याली। और साथ ही में वही यहाँ पे लिखा है कि और वायलेंस होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि ये तो डे ड्रीमिंग है, ख्याली पुलाव है, तो ये तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक आधा इशू तो हो ही जाता है, पहले भी होता था, वैसा ही एक इशू है और ये खत्म हो जाएगा और पीसफुल ही रहेगा सब कुछ। हैड पंजाब सिचुएशन। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए इतनी सारी इंडस्ट्रीज पंजाब में आ रही हैं, है ना, टाटा स्टील एंड एंटिटीज फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो। अगर सच में ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा ना होता तो फिर इतनी बुरी होती सिचुएशन पंजाब की, तो कोई इंडस्ट्री यहाँ की एस्टैब्लिश क्यों करती खुद को। बहुत सारे NRIs हैं जो वापस आ रहे हैं, और बहुत सारे यहाँ के लोग हैं पंजाब के जो बाहर जाना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने अपने प्लान्स कैंसिल कर दिए। तो बिकॉज पंजाब विल शाइन अगैन आफ्टर 6-7 मंथ्स। तो 6-7 मंथ्स देखिए, तो इन्होंने बहुत कम टाइम बोल दिया। खैर देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। E-संजीवनी इज अ ग्रेट बून, शोज पावर ऑफ डिजिटल इंडिया, मोदी। तो देखिए, आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर की मन की बात में ये चीज बोली गई है कि 98th एपिसोड था ये रेडियो एड्रेस का, और उसमें उन्होंने कहा है कि E-संजीवनी, देखिए E-संजीवनी एप्लीकेशन के बारे में आप जानते हैं, जिसमें टेली कंसल्टेशन, यानी कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इफ यू हैव से some illness, you're struggling with something, you can consult a doctor over video conference and he would suggest or she would suggest you something about it, how to go about the treatment and things like that. तो ये यहाँ पे लिखा है, through this app teleconsultation, that is while sitting far away, through video conferencing you can consult a doctor about your illness. तो यहाँ पे देखिए teleconsultations इस ऐप के थ्रू 10 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं, विच इज ह्यूज। तो जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल इंडिया है, वो पार्ट एंड पार्सल बन चुका है हमारी लाइफ्स का, इंडियंस की लाइफ्स का, ये इन्होंने कहा है। दिस इज लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ द पीपल ऑफ इंडिया हैड मेड टेक्नोलॉजी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। अब देखिए, एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भी रिपोर्ट हमें देखनी है खालिस्तान मूवमेंट से ही रिलेटेड। वी विल लुक एट इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशल फॉर यू। एज पार्ट ऑफ बंजारा कम्युनिटी आउटरीच, यूनियन गवर्नमेंट टू मार्क संत सेवालाल महाराज जयंती। तो देखिए, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट एक साल की सेलिब्रेशन चलाएंगे टू मार्क द 284th birth anniversary of Sant Sevalal Maharaj, who is a spiritual and religious leader of the Banjara community, a nomadic community that has been declared a scheduled caste in a few states of India. Scheduled tribes status, scheduled tribe status इनको कुछ ही states में मिला हुआ है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। लेकिन कहीं states में इनको scheduled caste का status मिला हुआ है और कहीं states में इन्हें OBC status मिला हुआ है। तो ये चीज यहाँ पे हमने देखी, ठीक है, नोमैडिक ट्राइब के बारे में। लेकिन देखिए, अब क्योंकि हम संत सेवालाल महाराज जयंती के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो संत सेवालाल महाराज हैं वो 1739 से लेके 1773 तक उनका लाइफ स्पैन था। तो अगर इस पे कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको क्योंकि हम एक साल की सेलिब्रेशंस करने वाले हैं तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऑल्दो देयर इज नॉट मच मटेरियल अवेलेबल, पर देखिए पहला तो आप ऑफ कोर्स स्टार्टिंग यही कर सकते हैं कि ठीक है 1739 से 1773, एंड ही वाज एन इंडियन सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर, ओके, अ कम्युनिटी लीडर। और कैसे अब बंजारा कम्युनिटीज दे लुक अप टू हिम, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, ये सब कुछ आप लिख के एटलीस्ट इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है। थोड़ी बहुत अगर आप इंफॉर्मेशन देखेंगे तो आपको ये भी पता होगा कि ही फॉट द निज़ाम रूलर, ही ऑल्सो फॉट आई थिंक द मैसूरू
किंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो आप बेसिक लिखने के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संत सेवालाल महाराज जी के बारे में, वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो वो दे के गए थे, और वो हमें पता चलता है कि कैसे जो ट्राइबल लाइफ है उसमें और नेचर में कितनी विसिनिटी में और कितना इम्पोर्टेंट है नेचर उनकी लाइव्स में, ठीक है। तो 22 मेजर प्रिंसिपल्स बेसिकली वो बंजारा लाइफ के लिए दे के गए थे, ठीक है, जिन्हें हम सेवा बोलीज कहते हैं, जिसमें नंबर 1 पे टॉप पे ही आता है प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड द इन्वायरमेंट। फिर उसके सेकंड पे ही आ जाता है लिव द नेचुरल लाइफ इन कॉन्सोनेंस विद नेचर, उनकी हार्मनी में रहना। तो हम सोच सकते हैं कि फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, नेचुरल लाइफ उनके लिए कितने मायने रखते हैं। शायद हम समझ भी नहीं सकते अगर हम कहीं और मेट्रोपॉलिटन एरियाज में बैठे, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स, ओके। तो ये उन्होंने कहा था। और अगर हम और प्रिंसिपल्स देखें तो ऑफकोर्स आप 5-6 प्रिंसिपल्स दिखाइए 22 में से, जिसमें लिखा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए टुवर्ड्स एनीवन इन एनी फॉर्म, नो डिस्क्रिमिनेशन। आप कभी भी झूठ मत बोलिए, डू नॉट लाई, बी ऑनेस्ट, जैसे हम सत्य बोली कहते हैं, इन्होंने यही कहा था, सत्य बोली रखिए, ठीक है। डू नॉट स्टील एनीबडी एल्सेस बिलोंगिंग्स, है ना, किसी के बारे में बुरा मत बोलिए। डू नॉट टॉक इल ऑफ अदर्स, डू नॉट हार्म अदर्स, रिस्पेक्ट विमेन एंड गर्ल्स, है ना, क्योंकि वो लिविंग गॉडेसेस हैं, ओके। और ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख के आ सकते हैं। विमेन वाला फैक्टर लिखिए, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट काफ़ी बड़ा इशू है। आप सत्य बोली के बारे में लिखिए, आप इन्वायरमेंट के बारे में और नेचुरल लाइफ के बारे में तो ज़रूर लिखिए, और डिस्क्रिमिनेशन का एक फैक्टर लिख के आपका आंसर यहाँ पे एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स तो आप लिख सकते हैं। बाकी अभी क्या चल रहा है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो चैलेंजेस फिर भी हैं, वो आप लिखिए कंटेम्प्रेरी। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फिर कुछ स्टेप्स जो इंडिया में लिए गए हैं, यू राइट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, यू राइट अबाउट रिजर्वेशन, यू राइट अबाउट गुड थिंग्स जो हुई हैं एम्पावरमेंट के लिए रिसेंटली, और फिर यू कैन कंक्लूड, सो यू गेट अ गुड आंसर दैट वे। रोहित वेमुला एक्ट, कोटा इन हायर जुडिशरी इन कांग्रेस प्रोमिसेस फॉर सोशल जस्टिस। देखिए ऐसा नहीं है कि ये तो वैसे एक पार्टी इशू है, वी शुडंट बी डिस्कसिंग इट, लेकिन बहुत बार जो ऑपोजिशन, कोई भी ऑपोजिशन हो, देखिए हमें कैसे मिलते हैं अपने वे फॉरवर्ड सोल्यूशंस, बहुत बार जो ऑपोजिशन कह रही होती है वहां से मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये पावर में होते तो फिर जो बीजेपी कह रही होती है या कोई भी और ऑपोजिशन है वो कह रही होती, तो हमें वहां से सोल्यूशन मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो पब्लिक फोरम में चलते रहते हैं। अब ये इन्होंने बोला तो कल को कोई और बोलेगा, लेकिन किसी डिफरेंट फॉर्म में बोलेगा, लेकिन उसका जस्ट यही होगा, ये जो आज बोल रहे हैं इन्होंने कहीं और से लिया होगा, कहीं से तो सजेशन जिन्हें भी आई होंगी एक्सपर्ट से। तो इसीलिए इट बिकम सोर्ट ऑफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो इनैक्टिंग, तो इन्होंने ये कहा, ये यहाँ क्या कहा है, इनैक्टिंग अ लॉ नेम्ड रोहित वेमुला एक्ट टू सेफगार्ड द राइट ऑफ एजुकेशन एंड डिग्निटी फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज। तो देखिए इन्होंने कहा है कि इससे वी गेट इन टू पावर एंड ऑल ऑफ दैट, जो हमारा बेसिक एजेंडा है 85th इनकी प्लानरी जो सेशन हुआ है उसमें इन्होंने कहा है कि रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया है बेसिकली वो, इसमें रोहित वेमुला एक्ट के बारे में बात की है। और अब आप यहाँ पे रोहित वेमुला को अगर जानते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपने सुना होगा, बिल्कुल, ही वाज एन इंडियन पीएचडी स्कॉलर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। तो बेसिकली जो 2015 में ही जुलाई के महीने से क्या हुआ था, जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने उनको जो मंथली स्टाइपेंड था 25,000 रुपये का, वो पे करना बंद कर दिया था। तो उनके फ्रेंड्स ने बेसिकली बाद में बताया कि उनको टारगेट किया गया था सिंगुलरली, क्यों, क्योंकि वो बहुत बार कैंपस पे अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन और जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इशूज थे उनको उठाया करते थे, इसीलिए उनको 25,000 रुपये जो स्टाइपेंड मिलता है पीएचडी स्कॉलर्स को, वो मिलना बंद हो गया था। और फिर वो सुसाइड के वजह से ही डाइड एट द एज ऑफ 26। सो दिस शुड नॉट हैपन टू एनीबॉडी इज द मेन थिंग हियर, ओके। तो ये सारी चीज़। अब देखिए इसका अगर हम देखें तो जो आईआईटी बॉम्बे में एक इशू है, काफ़ी बहुत प्रोमिनेंट इशू है जो चल रहा है वहाँ पे, कैसे मेंटल हेल्थ का एक फैक्टर है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, यू कनेक्ट द डॉट्स एंड यू थिंक ऑफ द चैलेंजेस दिस वे एंड यू राइट योर आंसर्स एंड यू मस्ट बी अवेयर एनीवेज, ओके। तो क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड, और इन्होंने कहा है कि हम मिनिस्ट्री फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ ओबीसीज, एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाएंगे, और राइट securing equal access to jobs in the private organized sector for SCs, STs and OBCs, and considering reservations in the higher judiciary। तो basically सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट, हाई कोर्ट में भी basically reservation की यहाँ पे बात की गई है। Supreme Court intrigued by the lack of protection officers for domestic violence cases. Very important. See, you get ethics की case studies on domestic violence and stuff, right? So you write के अगर जैसे कोई वाइफ है किसी की, I think ये किसी इस तरह की case study आ भी रखी है GS4 में, कि आपके एक बॉस हैं और आप उनको काफ़ी यू लुक अप टू हिम, है ना, आप काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इज अ प्रोफेशनल मैन, यू वांट टू बिकम लाइक हिम, बट वन फाइन डे you happen to go to his home because he has called you up for some reason, maybe internship or whatever, and then you find out कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं अंदर से,
और आपको पता चलता है कि वो अपनी वाइफ को मारते हैं, ठीक है, एंड यू आर शॉक्ड बिकॉज यू ऑलवेज लुक्ड अप टू दैट पर्सन। तो इसका मतलब क्या है कि उनके प्रोफेशनल जो वो है वो पर्सन ही सही इंसान नहीं है, उनको जो भी है रीजन, उनकी एंगर वैंगर इश्यूज हैं जो भी, ठीक है। तो लेकिन जो उनकी अब फिर बाद में जब आपको थोड़ा और जानते हैं तो पता चलता है कि जो वाइफ है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक क्राइम है, उनको ये नहीं पता उनके राइट्स क्या हैं, लीगल राइट्स नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो उनके हस्बैंड है वो सॉर्ट ऑफ डज नॉट रिस्पेक्ट हिज वाइफ, है ना। तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे आप लिखते हैं कि हम उनको उनके राइट्स के बारे में बताएंगे वो। तो इसको लिखने से अच्छा ऑफ कोर्स वो आप लिखेंगे, लेकिन आपके उस आंसर को वेट मिल जाएगा जब आपको पता होगा जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, उसका सेक्शन 8 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होने चाहिए, यू शुड बी अपॉइंटिंग प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। और ये क्या करते हैं, जो आइडियली विमेन ही होने चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, दे वुड हेल्प विक्टिम्स फाइल कंप्लेंट, वो इन्फॉर्म करेंगे पुलिस को, वो इमीडिएट प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे विमेन को, ठीक है। वो विक्टिम्स को बताएंगे कि उनके लीगल राइट्स हैं क्या, अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं तो उसमें उनको लीगली भी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर सेक्शन 8 प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, राइट अबाउट इट। इफ से यू हैव लॉज, व्हाई नॉट राइट अबाउट इट, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें पता चलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और इन्फॉर्मेशन मांगी है सरकार से कि देखिए एक मिशन शक्ति है जो आप कहते हैं कि एक अम्ब्रेला स्कीम है ना, जिसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट सब होगा विमेन का, है ना। लेकिन हमें थोड़ी कुछ बातें समझ नहीं आ रही, वी आर कंफ्यूज्ड कि अभी यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स क्यों चल रहे हैं, जब आपको पता है कि कितना वाइटल रोल प्ले करते हैं इस एक्ट के सेंटर पे ये ऑफिसर्स लाई करते हैं। सो व्हाई आर दे इन शॉर्टेज करंटली, ओके। सो व्हाट इज द रीजन, तो इस पे हमें जरा आप अपनी बात बताइए, रीजंस बताइए। अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इन द टॉप कोर्ट shows that 4.4 lakh cases of domestic assault are pending across a sample 801 districts, though most of these districts have one stop centers जो मिशन शक्ति के तहत एस्टैब्लिश किए जाते हैं। वन स्टॉप सेंटर्स इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में से हैं जिसके केसेस पेंडिंग हैं, ठीक है। तो फिर भी एक लैक ऑफ क्लैरिटी है कि हाउ मेनी ऑफ देम एक्चुअली एम्प्लॉय प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। इस वन स्टॉप डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं भी हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नहीं पता है और इसी में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन मांगी है। अब देखिए ये आपको प्रिपेयर करके जाना है, इस पे बहुत सारे एडिटोरियल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स, बजट का भी जब न्यूज़पेपर आया था तो हमने उसमें भी देखा था, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट व्हाट इट हैज डन टू एंड मैनुअल स्केवेंजिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट प्रिपेयर अबाउट इट, व्हाट इज तमिलनाडु डूइंग अबाउट इट, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मैनुअल स्केवेंजर्स की केसेस आए हैं रिसेंटली, मतलब 1993 ऑनवर्ड्स, और बहुत सारे और क्या स्टेप्स लिए गए हैं, क्या एक्ट्स हैं, क्या स्कीम्स हैं, क्या बजट कहता है, ओके, क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2014 की, बहुत सारे ऐसे सब कुछ मिला के आप आंसर लिखेंगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड विद इन 6 weeks द स्टेप्स टेकन बाय इट टू इम्प्लीमेंट। तो देखिए हमें 6 हफ्तों के अंदर बताइए आपने क्या स्टेप्स लिए हैं जो हमने 10 साल पहले एक जजमेंट दी थी मैनुअल स्केवेंजिंग को खत्म करने के लिए, तो एंड प्रिवेंट फ्यूचर जनरेशन, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसमें फॉल ना करें ये इस इन ह्यूमन प्रैक्टिस में। आर्टिकल 21 के बारे में लिखे क्योंकि डिग्निटी के बारे में बात करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख के बहुत अच्छा आंसर क्रिएट कर सकते हैं बाय मेकिंग एंट्री इनटू सीवर्स विद। अब देखिए यहाँ पे साथ में तब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि देखिए इमरजेंसी भी सिचुएशन क्यों ना हो तब भी एक सेफ्टी गेयर के बिना, देखिए पहली बात तो सब कुछ मैकेनिकल, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक होना चाहिए मशीन्स के थ्रू या जो भी इस तरह की सीवर क्लीनिंग होनी चाहिए। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ वहाँ पे इंसान के जाए बिना चीज़ें क्लीन नहीं हो सकती, बहुत इस तरह की सिचुएशन में भी सेफ्टी गियर के बिना भेज ही नहीं सकते। ये तमिलनाडु का रिसेंट अभी लॉ है उसमें भी लिखा है, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ क्या लिखा है। अ बेंच लेड बाय जस्टिस एस रविंद्र भट्ट recently took judicial notice of the fact that manual scavenging and deaths of people trapped in sewer lines continue। अभी भी हो रही हैं ऐसे तरह के केसेस आ रहे हैं, जबकि प्रैक्टिस को तो कब का बैन कर दिया गया है। हम यहाँ पे 2 एक्ट्स देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रीन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993, जैसा कि मैंने 1993 का आपको रेफरेंस दिया था। फिर एक और एक्ट है 2013 का, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, यानी कि उनको दूसरे जॉब एम्प्लॉयमेंट्स भी देंगे, ठीक है। बाहर से कहीं से निकाल रहे हैं उनको तो कुछ बताएंगे तो सही, हो कहेंगे नहीं साहब हम अपना पेट कैसे पालेंगे, तो आप बोलेंगे अरे साहब इतने सारे जॉब एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये है, हम आपको थोड़ा स्किल कर देंगे, डू नॉट वरी, हम आपको सक्षम बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें
The top court itself had reinforced the prohibition and directed the rehabilitation of people employed. तो देखिए ये जो जजमेंट थी सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो आप 2 एक्ट्स लिखिए, आप आर्टिकल 21 ये सब वगैरह लिखिए, आर्टिकल 14, 15, ठीक है, और साथ ही में इस तरह से आप आंसर्स लिख सकते हैं। अब देखिए रिड्यूसिंग पेन, आपको लगेगा कि हम इस पे एक एक्सप्लेन सेक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर उससे पहले एक एडिटोरियल भी डिस्कस कर चुके हैं मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर, हम केरला, बिहार, स्पेन सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जापान, तो फिर हम ये आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमने देख लिया हुआ है, तो फिर हम मेंस्ट्रुअल पेन लीव के बारे में क्यों डिस्कस करें? क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं चीज़ें इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ऐसी मिलेंगी जो आपको आंसर में इनकलकेट करनी चाहिए, क्योंकि हम जब एक इशू को देखते हैं तो हम कितना होलिस्टिक उसको देख रहे हैं और क्या उसके ग्राउंड पे लाई करता है, उनको कर्ब करना, डील करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एक इशू हमें दिख रहा है लेकिन एक इशू के साथ बहुत चीजें लिंक्ड हैं, क्या हमें वो दिख रही हैं कि नहीं? ओके, तो women have fought hard to go to the present when thanks to higher education and work opportunities. Yes, education, अगर आपको याद होगा जब इंडिपेंडेंट हुए तो 16% लिटरेसी थी ओवरऑल एवरेज, जिसमें से विमेन के लिए केवल 7% लिटरेसी थी। ओनली 7% विमेन वर लिटरेट व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट। ठीक है, और आज देखिए हम कहाँ आ चुके हैं। लिटरेसी तो मतलब खैर बहुत छोटी शब्द है, लिटरेसी और एडुकेशन में यही डिफरेंस है कि लिटरेसी तो कुछ आप ये 7 शब्द लिख सकते हैं, जो भी साइन कर सकते हैं, ठीक है, बस खत्म, आप लिटरेट होंगे। पर एडुकेशन तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमने यहाँ पे एडुकेशन देखा है विमेन में, हमने वर्क अपॉर्चुनिटीज उनके लिए अवेलेबल होती देखी है, हमने, हमारा संविधान ये कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोथ विमेन एंड मेन के लिए, है ना, ये सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। वी आर सीइंग थिंग्स बेटरिंग। तो यहाँ पे लेकिन लिखा है 2 कपल, लेकिन फिर भी ये बात तो हमें पता है और इसमें कुछ छुपाने वाली या इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है कि जो कपल इक्विटी है वो अभी भी रियलिटी तो नहीं है। ठीक है, ये बात तो फैक्ट है। The battle for rights related to reproductive health has been a hard-fought one, but women have been successful at persuading governments to initiate policy changes. जैसे हमने देखा है कि reproductive rights के बारे में, abortion, अनमैरिड women भी कर सकती हैं, उसमें they have fought and they have won successfully, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की recent judgments बताती हैं, सरकार के recent amendments बताते हैं एक्ट में। जैसे कि हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देखते हैं जो 1961 में लाया गया था, और काफ़ी सक्सेसिव अमेंडमेंट्स देखी ताकि वो बेनिफिट इंक्रीज होता हुआ एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए। जैसे जो पेड मैटरनिटी लीव है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, अर्लियर 12 हफ्तों तक मिलती थी, अब 26 हफ्तों के लिए मिलती है। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज डायरेक्शन टू अ पिटिशनर कि आप अप्रोच कीजिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को कि एक पॉलिसी फ्रेम करे वो मेंस्ट्रुअल पेन के ऊपर, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, पॉइंटिंग आउट दैट देयर आर डिफरेंट डायमेंशन। साथ ही में हम ये भी जानते हैं कि इसके काफ़ी डिफरेंट डायमेंशंस हैं, यानी कि अगर हम कल को लीव दी भी जाती है, ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर लीव मिल जाएगी तो एम्प्लॉयर्स क्या करेंगे? दे वुड बी डिसइंसेंटिवाइज टू हायर विमेन वर्क फोर्स, और पहले ही हम देख रहे हैं कि विमेन वर्क फोर्स कितना ही कम है, वो जेंडर पैरिटी तो अभी है ही नहीं है, है ना। तो वो एक और बड़ा यहाँ पे हम दिक्कत देखेंगे। और फिर हम ये भी जानते हैं कि जो स्टिग्मेटाइजिंग वाला इशू है कि विमेन वीक ही हैं तभी तो काम पे भी नहीं आ सकती, ये सब कुछ हम जानते हैं। पिटिशन हैड सॉट द कोर्ट्स डायरेक्शन, पिटिशन ने ये कहा था कि मिस्टर कोर्ट यू प्लीज डायरेक्ट द गवर्नमेंट के वो रूल्स बनाए इस पे लीव के ऊपर। तो पर उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप मिनिस्ट्री के पास जाइए, वो पॉलिसी फ्रेम करेंगे। बट देयर आर एप्रीहेंशंस दैट ओके, इन इंडिया आप जानते हैं केरला एंड बिहार दे हैव मेंस्ट्रुअल पेन लीव। साथ ही में जो फूड डिलीवरी ऐप है जोमेटो, दे आर ऑल्सो डूइंग इट, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड मेंस्ट्रुअल पेन लीव। देन इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, स्पेन एंड जाम्बिया, तो ये बेसिकली इनमें भी पॉलिसी है, इनके लेबर लॉज में लिखा गया है मेंस्ट्रुअल पेन लीव के बारे में। बहुत सारी फेमिनिस्ट, लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो नेगेटिव जेंडर स्टीरियोटाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं इसको और री इन्फोर्स कर देगा। लेकिन ऑल्सो इन इंडिया देर आर अदर प्रॉब्लम्स इन नीड। लेकिन देखिए सिंपल सी बात है, ये प्रॉब्लम है लेकिन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना है इसके साथ साथ, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज इन स्कूल एंड एट द वर्क प्लेस, स्कूल में टॉयलेट्स ही नहीं है, व्हाट नॉनसेंस इज दैट, कहाँ है, हम कहाँ जी रहे हैं, हम कहाँ आ गए हैं वैसे, दिस दैट लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में वॉशरूम्स ही नहीं है, ठीक है, या गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग वॉशरूम नहीं है, वर्क प्लेस में इनफॉर्मल सेक्टर में चले जाएंगे, व्हाट इज दैट। ओके, तो पहले तो ये इंश्योर कीजिए। Between 2010 and 2020, the percentage of working women
ड्रॉप्ड, तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि 2010 से 2020 के बीच में जो वर्किंग वुमेन की परसेंटेज है वो 26% से 19% तक चली गई, वर्ल्ड बैंक का डेटा बताता है। तो अगर आप सच में इनकरेज करना चाहते हैं कि और वुमेन ज्वाइन द वर्कफोर्स, इट इज़ इम्पेरेटिव कि आप उनको हायर एजुकेशन दें, आप उनको और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। समटाइम्स गर्ल्स हैव टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, लेकिन हायर एजुकेशन तो तब पहुंचेंगे ना जब बच्चे ड्रॉप आउट नहीं करेंगे स्कूल से। लेकिन आपके स्कूल में यू हैव नो टॉयलेट्स, एंड देन इवन इफ यू हैव टॉयलेट्स दे आर नॉट सेपरेट, सेम टॉयलेट्स है ना। तो आप खुद सोचिए, इन अ वर्ल्ड दैट शुड स्ट्राइव टू बिकम अ बेटर प्लेस फॉर ऑल, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइड सोसाइटी एंड गवर्नमेंट्स टू इंश्योर दैट नो सेक्शन इज लेफ्ट बिहाइंड। और साथ ही में देखिए, जब कोई गर्ल इशू आता है ना, तो कहीं एक बहुत बड़ा इशू है कि मेन बैशिंग शुरू हो जाती है। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग यार। मतलब ये कैसे हो सकता है कि मतलब उनके साथ ऐसा हो, तो वो गलत है। गलत पेट्रियार्की है आपके खुद के दिमागों में। जो लड़कियां खुद है ना, उनके दिमाग में कितनी पेट्रियार्की इंट्रेंच्ड है ना, वो हमें खुद भी नहीं पता होता। जब हम सोचते हैं फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें पता चलता, ओह, बिकॉज वी हैव लिव्ड विद दिस राइट। तो डू नॉट डू मेल बैशिंग हियर। इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए। तो इक्वालिटी, अगर फेमिनिज्म का मतलब ही इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी में तो मेन विमेन हर जेंडर आता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो पेटर्निटी लीव मिल रही है, दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, अब क्यों अच्छा है ये हमें पता चलेगा। यहाँ पे मेनी कंट्रीज आर ट्राइंग, जो 4 डे वर्क डेज हैं है ना, 4 डे वर्क डेज क्वालिटी लाइफ के लिए। तो क्वालिटी लाइफ तो सबकी होनी चाहिए, विमेन के लिए ज़्यादा हो क्योंकि विमेन ने बहुत प्रचारना सही है, लेकिन मेन के लिए बेकार हो क्योंकि उन्होंने आज तक ओप्रेस ही किया है। वो तो बेकार हो जाएगा। मतलब फिर आप में मतलब क्या ही है, क्या ही डिफरेंस रह गया पहले वाली चीज़ों में और आप जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी सो कॉल्ड इक्वालिटी के टर्म्स में। ठीक है, तो 4 डे जो वर्क वाला कॉन्सेप्ट है, इट इज गुड बिकॉज यू हैव गुड क्वालिटी लाइफ। देन साथ ही में बहुत सारे लोग पेटर्निटी लीव दे रहे हैं, फादर को भी लीव मिलेगी क्योंकि जो चाइल्ड, देखिए वही चीज़ है ना, एक चीज़ बोली जाती है फेमिनिस्ट द्वारा कि चाइल्ड बेयरिंग जो है वो ऑफ कोर्स बायोलॉजिकली जस्टिफाइड है, क्योंकि एक विमेन ही एक बच्चे को जन्म दे सकती है, वो इट इज़ अ बायोलॉजिकल स्टफ। लेकिन चाइल्ड रेयरिंग जो है ना, यानी कि बच्चे को नर्चर करना, पालना, वो विमेन का काम नहीं है अकेला। और वो पेटर्निटी लीव ही कर सकती है। जब आपने मेटर्निटी लीव, क्योंकि चाइल्ड, चलो बच्चे को पैदा कर दिया तो आप ही ने उसको बड़ा करना है। कहते हैं ना कि व्हाट इज इट सेड के संस्कार माँ ही देती है, माँ ही उसको जो भी, वो चेंज होना चाहिए। और वही पेटर्निटी लीव कर सकती है। जब आपने दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी हुई है नर्चर करने की बच्चों को, तो दोनों को लीव मिलनी चाहिए ना, यहीं से इक्वालिटी आती है। ठीक है, तो ये चीज़, ऑल कंस्ट्रेंट्स ऑन द रोड टू जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी मस्ट बी डन अवे विद। ओके, तो हमें एक इशू दिख रहा है, लेकिन इशू तो बहुत सारे हैं और सब एंसिलरी इशूज इंटरलिंक्ड हैं एंड वी शुड बी डीलिंग विद देम। मिलिटेंट्स गन डाउन कश्मीरी पंडित, न्यू टेरर आउटफिट क्लेम्स हैंड इन किलिंग। तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, कश्मीरी पंडित was shot dead by militants in पुलवामा of साउथ कश्मीर। तो यहाँ पे लेकिन जो हम सुनते हैं जैश ए मोहम्मद या इस तरह की किसी आउटफिट ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है कि नई तरह की कोई आउटफिट आई है कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, तो उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और उन्होंने बोला है कि देखिए, जब धारा 370 हटाएगी उसके बाद ये पंडित ही हैं, ये बस ये प्यादे हैं, कुछ नहीं, ऑफ ऑक्यूपेशन टू फर्दर सेटलर कोलोनियलिज्म एजेंडा। तो यानी कि जो सरकार करने की कोशिश कर रही है कि मुस्लिम्स को ही वहाँ पे माइनॉरिटी बना देना, तो ये बस वही हो रहा है और कुछ नहीं है। इनको यहीं पे इसीलिए रखा हुआ है और कोई इनका एजेंडा नहीं है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बात बोली है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करते हुए। तो अब दिस इज एक्सट्रीमली पेनफुल और let's see what happens about it. This is not good. This should end. Okay, Mr. Sharma's wife had said the family had chosen. तो यहाँ पे जो संजय शर्मा जी इनका नाम है और इनकी वाइफ ने कहा है कि देखिए, जब 1990s में सबने वैली छोड़ दी थी तो हम उनमें से एक थे जिन्होंने यहाँ पे रहना चूज किया क्योंकि हमारा घर है। एंड लुक वेयर आर वी टुडे। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देखी। अब हमें इंडियन एक्सप्रेस के जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो देखने हैं, फिर उसके बाद हम कल की न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। Okay, RPP withdraws support from PM प्रचंड लेड अलायंस ऑफ 7। तो देखिए, आप जानते हैं जैसे कि हमने जब नेपाल में सरकार बनी थी तो हमने तभी देखा था कि कोलिजन सरकारें, उनका ना इतना भरोसा होता सा नहीं, आपका कौन सा पार्टनर कब आपको छोड़ दे। और पहली बात, अब कोलिजन में जब आने तो बड़ी सारी पार्टीज हैं राइट, तो हर पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी है, अपनी एक हर चीज़ पे व्यू पॉइंट है, हर इशू पे, और वो कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाते हैं।
एक पॉइंट के बाद तो इंस्टेबिलिटी होती है कोलिशन गवर्नमेंट्स में। बट यहाँ पे इनके पास और भी मेंबर्स खैर अभी हैं। तो जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है आरपीपी, विच इज अ की पार्टनर 7 पार्टीज में से जो रूलिंग अलायंस में थी नेपाल में, उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने सपोर्ट को टू प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड लेड गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि देखिए कुछ चेंजेस आ गई हैं हमारी पॉलिटिकल इक्वेशन में, कुछ गलत तो यहाँ पे लिखा हुआ हमें नहीं दिख रहा, पर बस इतना ही कह के उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, 4 मिनिस्टर्स फ्रॉम आरपीपी उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया, जिसमें से डेप्यूटी मिनिस्टर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर। ओके, दिस इज इट फ्रॉम योर। अब देखिए जिस एनआईए रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, एनआईए प्रोब फाइंड्स गैंगस्टर्स टारगेटिंग पंजाबी सिंगर्स फॉर सोशल मीडिया बूस्ट टू फंड टेरर। अब देखिए जब सोशल मीडिया को और टेररिज्म को लिंक किया जाता है तो उसके बड़े सारे एग्जांपल्स हम रिसेंटली देख भी चुके हैं। ठीक है, कैसे जो आरपीजी ग्रेनेड अटैक हुआ था मोहाली के पुलिस स्टेशन में अभी रिसेंटली। ओके, और उसमें क्या हुआ था कि वो जिसने वो अटैक किया था वो तो कुछ नहीं, एक नूब ही इंसान था जिसने यूट्यूब पे ट्रेनिंग लेके वो चलाना मतलब अटैक करना सीखा था। तो फिर आप देखिए यूट्यूब का क्या यूज होता है। या फिर अगर हम देख रहे हैं कि किसी इंसान ने विच इज वेरी बैड, इट कॉस्ट लाइफ, यानी कि फ्लिपकार्ट से आपने एसिड लिया है ना, और आपने एक बच्ची के 12th क्लास की एक बच्ची के मुंह पे उसे छिड़क दिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब आई सीरियसली समटाइम्स सिट एंड थिंक कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। इज इट अगर आपसे ये सवाल पूछे जाए, अगर ऐसा कोई केस स्टडी आ गई या अगर आपके GS4 में, तो इसके बड़े सारे डायमेंशन हैं। व्हाट आई कैन थिंक इज कि मे बी कि क्या समझती है लड़की अपने आप को, मे बी शी इज सो ब्यूटीफुल, हम उसकी शक्ल ही खराब कर देंगे। आई थिंक इससे अलावा तो मेरे को कुछ नहीं समझ आता। और क्या ही कौन सा बदला लेने की कोशिश की जाती है अगर उसने आपका लव प्रपोजल ठुकरा दिया तो। ठीक है, तो देखिए एसिड अटैक्स की जो केस स्टडी, यू शुड बी प्रिपेयरिंग इट वेरी नाइसली। और हमने उस पर काफ़ी अच्छा मैटर डिस्कस किया है, कौन से NGOs हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का 2000 का जजमेंट कहता है, और आपने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके वो एसिड मिल भी रहा है इजीली। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि और रेगुलेशंस की ज़रूरत है? मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, पॉइजन एक्ट है एक 1919 का, उसके बारे में मेंशन करके यू कैन ऑफ कोर्स गेट अ गुड आंसर। और उसमें डिफरेंट डायमेंशंस लिखिए कि साइकोलॉजिकल डायमेंशन ये है, बिहेवियरल डायमेंशन ये है, देन देयर इज सम रैशनल डायमेंशन जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि क्या पता चल रहा है हमें। गैंगस्टर्स बेस्ड इन कनाडा, पंजाब एंड इवन इनसाइड जेल। सो जेल्स के अंदर से कनाडा में, पंजाब में बहुत सारे लोकल गैंगस्टर्स हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली थ्रेटन करते हैं पंजाबी सिंगर्स को, और वो कहते हैं कि देखिए मेरा ये दोस्त है, इसका यूट्यूब चैनल है, इस पे आपने सॉन्ग्स निकालने हैं एक्सक्लूसिवली, फिर उससे जो व्यूज आएंगे, 1 मिलियन भी व्यूज आ गए तो बड़ा पैसे आ गए। ठीक है, तो उससे फिर हम जो मिलियन जो व्यूज आएंगे उससे फिर हम इलीगल वेपन्स खरीदेंगे और फिर इसको इन वेपन्स को यूज करेंगे, किससे यूज करेंगे, किस चीज के लिए? टारगेटेड किलिंग्स के लिए इंडिया में। तो ये चीज यहाँ पे चल रही है और ये NIA की रिपोर्ट बताती है, ड्राफ्ट चार्जशीट बताती है। ठीक है, अब ये चीज कैसे पता चली है हम देखते हैं अभी। द NIA हैज रजिस्टर्ड 3 केसेस सिंस अगस्त 2022, जिसमें कुछ कबड्डी प्लेयर्स भी हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चनिंग हुई है पंजाब बेस्ड सिंगर्स की, कि रीज़न पता चले कि क्या ही एसोसिएशन है गैंगस्टर्स और सिंगर्स की, और क्यों ही मतलब असलों के गाने बनाने हैं, क्या ही है मतलब इतना ऑब्सेशन आपका। तो जो मनकीरत औलख जी हैं, दिलप्रीत ढिल्लों या बी प्राक, अफसाना खान, है ना, आई थिंक आप इन सब के गाने सुनते हैं, गुलाब सिद्धू, ये सारे इन सब के इनसे क्वेश्चन किया गया और पूछा गया दिल्ली और चंडीगढ़ में। और कुछ तो इनमें से सिंपैथाइजर्स भी निकले बिश्नोई ग्रुप के। ओके, लॉरेंस बिश्नोई, सिद्धू मूसेवाले जी का जिन्होंने हत्या की थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पता चलती है। और ये इशू आई थिंक आपके लिए क्लियर है, और कैसे जो नेक्सस एग्जिस्ट करता है उसके बारे में आप एक डायमेंशन ज़रूर लिखिएगा जब आपको कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो खालिस्तान पे आए। देखिए खालिस्तान ना ही केवल आपके लिए इंटरनल सिक्योरिटी डायमेंशन से इंपॉर्टेंट है GS3 के लिए, बल्कि आपके GS1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो खालिस्तानी मूवमेंट है आप जानते हैं कि वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी आती है जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो और आप मैटर पढ़ते हैं आई थिंक इस पे, तो इसीलिए यू शुड बी प्रिपेयरिंग इट वेरी नाइसली। अब देखिए हमें डिस्कस करना है जो कल की न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। लेट मी जस्ट ओके, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु विल बेनिफिट फ्रॉम द UPI पे नाउ लिंक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखिए ऐसा है कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट और क्यों हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है, और आप जानते हैं न्यूज़पेपर्स में भी हमने देखा, हमने इसको सेलिब्रेट किया, रिजॉइस किया कि देखिए भारत बन चुका है सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीवर
है ना, वो तो पहले ही था खैर इतने टाइम से, बट अभी $100 बिलियन का मार्क हमने क्रॉस किया है, विच इज़ ह्यूज। तो अब रेमिटेंसेज इतनी आ ही रही हैं, वो हमारी इकोनॉमी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है ही, तो रेमिटेंसेज को ईजियर बनाया जाए, उसमें एक स्टेप हमने लिया है जब हमने सिंगापुर के पे नाउ से भारत के यूपीआई को लिंक किया है। ठीक है, रियल टाइम पेमेंट लिंकेज यहाँ पे हुई है, जो पहला सिंगापुर हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री विद विच क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट P2P। ठीक है, तो पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट आप जानते हैं कि अभी जो G20 के डेलीगेट्स आए हैं उनके लिए अलाउ की गई है कि जो QR कोड लगा होता है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं यूपीआई को। आपको याद होगा ये सब कुछ, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो फाइनली यहाँ पे P2P पेमेंट फैसिलिटीज यानी कि पर्सन टू पर्सन अपने भाईचारे किसी को भी मतलब आपने रेमिटेंस भेजनी है तो भेजिए। ठीक है, अब कैसे सिस्टम वर्क करेगा, देखिए जो इंडिया के एंड पे अगर हम देखें जो यूजर्स हैं तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, ICICI बैंक, है ना, ये फैसिलिटेट करेंगे। इनवर्ड रेमिटेंसेज भी आपको लेनी है रेमिटेंस, आप यहाँ बैठे हैं, आप फादर हैं अपने बच्चे के जो सिंगापुर काम करने गए हुए हैं, या फिर आउटवर्ड रेमिटेंस आपका बच्चा बाहर है और आपको वहाँ पैसा भेजना है, तो दोनों ही अलाउ करेगा। लेकिन जो एक्सिस बैंक है और DBS इंडिया है वो सिर्फ और सिर्फ इनवर्ड रेमिटेंसेज यानी कि भारत की भलाई अंदर यहाँ पे रेमिटेंसेज है उसको देखेगा अभी के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स द बैंक्स वुड कीप ऑन एडिंग इन द ड्यू कोर्स। जो DBS सिंगापुर है और लिक्विड ग्रुप है, फिनटेक कंपनी है, कि ये फैसिलिटेट करेगा यूजर्स जो सिंगापुर के एंड पे हैं उनके लिए। ठीक है, रेमिटेंस सर्विसेज। सो मोर बैंक्स विल बी इंक्लूडेड इन द लिंकेज विद टाइम, जैसा कि मैंने अभी बताया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अकाउंट होल्डर्स ऑफ लिस्टेड बैंक्स कैन ट्रांसफर फंड्स टू फ्रॉम इंडिया यूजिंग देयर UPI ID, चाहे वो UPI ID हो, मोबाइल नंबर हो या वर्चुअल पेमेंट एड्रेस हो, VPA जिसे हम कहते हैं। इसके बेसिस पे आप बेसिकली रेमिटेंसेस टू एंड फ्रो मंगवा सकते हैं और भेज सकते हैं। ठीक है, तो टू बिगिन विद इंडियन यूजर्स कैन रेमिट अप टू, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो है एक दिन में आप रेमिटेंस भेज सकते हैं, जो उसका कैप है ₹60,000 विच इज अराउंड $1,000। ओके, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस टू सिंगापुर कैन बी डन थ्रू द बैंक्स मोबाइल एप्लीकेशंस और इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज। अब देखिए ये सारी चीजें तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं, तो यहाँ पे एक चीज लिखी है कि क्यों ये इजियर बना देता है, हैसल फ्री बना देता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको यहाँ पे कोई बैंक डिटेल्स शेयर नहीं करनी, सो इट बिकम्स ईजियर। साथ ही में हम UAE, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, दुबई वगैरह, इन सब के साथ भी धीरे धीरे हम लिंक होते हुए देखेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, और व्हाट आर रियल टाइम पेमेंट्स, क्योंकि रियल टाइम पेमेंट अगर लिंकेज है तो रियल टाइम पेमेंट क्या होती है, जिसमें जो मनी ट्रांसफर है और मनी सेटलिंग है वो ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियस तो नहीं, मतलब जैसे मनी ट्रांसफर हुआ बिल्कुल ही उसके शॉर्टली वो मनी सेटल भी हो जाता है, यानी कि जब आपने यहाँ से भेजा उसने रिसीव कर लिया, 1-2 मिनट में पता चल जाता है रिसीव, और उसका स्क्रीनशॉट आ जाता है, जी हाँ जी रिसीव कर लिया। वही होता है रियल टाइम पेमेंट। ठीक है, रियल टाइम पेमेंट्स आर अलाउड 24/7 365 days a year, which I think you know very well। ठीक है, अनलाइक बैंक्स या फिजिकल फॉर्म में जो काम करते हैं चीज़ें, they help simplify the process of fund transfer as well as ease communication between the payer and payee। P2P payments involve the transfer of funds from one's user's bank account to another through a digital medium। ओके, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, P2P मोबाइल ऐप्स, जीपे, गूगल पे आप जानते हैं, पेटीएम आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्क ऑफ शेयरिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स है P2P पेमेंट्स में वो इवेड हो जाता है, इरेडिकेट हो जाता है। ठीक है, तो विच इज़ गुड। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अब देखिए आई थिंक यहाँ पे एक साइंस का आर्टिकल आएगा न्यूट्रिनोज के बारे में। यस, आर न्यूट्रिनोज देयर ओन एंटायर पार्टिकल्स, यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग न्यूट्रिनोज वेरी नाइसली। वी हैव बीन एंटिसिपेटिंग अ क्वेश्चन ऑन इट फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, बट क्योंकि अब यहाँ पे एक हम एक्सपेरिमेंट भी होता देख रहे हैं तो क्या पता अब आ जाए। तो देखिए यहाँ पे पहला जो सेंटेंस लिखा है, न्यूट्रिनोज आर द सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स इन द कॉस्मोस। तो सेकंड मोस्ट है तो फर्स्ट भी होता होगा कुछ, सबसे ज़्यादा अबंडेंट पार्टिकल्स कॉस्मोस में या यूनिवर्स में कौन से हैं, वो फोटॉन्स हैं यानी कि लाइट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपकी पहली स्टेटमेंट प्रीलिम्स में यही आ जाती है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स, नो दे आरंट, फोटॉन्स हैं, लाइट पार्टिकल्स हैं सबसे ज़्यादा अबंडेंट। ठीक है, पर ये मिस्टीरियस पार्टिकल्स हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं सन में, स्टार्स में या कहीं पे भी, चाहे भारत में हो रही हैं या किसी और कंट्री में अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तब भी हम इसे प्रोड्यूस होता हुआ देखते हैं। ठीक है, तो ये ऑसिलेट करते हैं, आप जानते हैं कि मतलब ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिनोज हैं ये एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वो जो बेसिक, जैसे हम गोस्ट पार्टिकल्स कहते हैं, जिन्हें पहली बार आई थिंक आप जानते हैं कि डिटेक्ट किया गया था 1959 में। तो गोस्ट पार्टिकल्स का मतलब हमें पता ही नहीं, हमारी बॉडी के आसपास आर पार ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज आर पासिंग एवरी सेकेंड, और हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता है ना। वो इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि जो न्यूट्रिनोज हैं दे डू नॉट इंटरेक्ट, मतलब इंटरेक्ट करते भी हैं बट वेरी वीकली विद एवरीथिंग एल्स, किसी से भी इंटरेक्ट नहीं करते, बहुत ही वीकली इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको पता ही होंगी। अब यहाँ पे देखिए क्या पता चला है, न्यूट्रिनोज आर द सेकंड मोस्ट बिकॉज दे आर सो यूबिक्विटस, दे आर सो, मतलब रेयर है ही नहीं है, बिल्कुल हर जगह है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस डालेंगी स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स पे। An important question about neutrinos is whether they are their own antiparticles। देखिए क्या है ना, आप ये बात जानते हैं कि हर एलिमेंट्री पार्टिकल का, आप जानते हैं आप न्यूट्रिनोज एक एलिमेंट्री पार्टिकल, आई थिंक ये तो मतलब बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना। दिस इज अ फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल। ओके, तो जब जो एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिनोज है, अगर आपने उनको स्टडी करना है, तो जो सोलर रेडिएशन उसको हिट करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को आके, तब आप न्यूट्रिनोज को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है, बट दे आर वेरी हार्ड टू डिटेक्ट ऑल दो, क्योंकि दे डू नॉट इंटरेक्ट, हार्डली इंटरेक्ट करते हैं किसी और फॉर्म ऑफ मैटर के साथ, क्योंकि उनमें कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज ही नहीं है। तो ये बात आपको, न्यूट्रिनो न्यूट्र नो इलेक्ट्रिक चार्ज बट एट द फंडामेंटल लेवल। न्यूट्रॉन्स तो आप देखते हैं फिर है ना, लेकिन न्यूट्रिनोज मतलब छोटा, इनोज लगते ही छोटा पार्टिकल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, यू वुड रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, अब जैसे यहाँ पे हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल का एक एंटायर पार्टिकल होता है। तो जब ये पार्टिकल और उसका एंटायर पार्टिकल मिलते हैं तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ना, फ्लैश ऑफ एनर्जी। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटायर पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, है ना, तो उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि दोनों के ऑपोजिट चार्जेस हैं। लेकिन अब न्यूट्रिनोज में कोई चार्ज ही नहीं है, तो डिस्टिंग्विश कैसे करें न्यूट्रिनो और उसके एंटायर न्यूट्रिनोज को। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है कि क्या न्यूट्रिनो खुद के ही तो एंटायर पार्टिकल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। An open question about neutrinos is whether they okay. An experiment in Japan recently reported that it failed to find any, लेकिन अभी तक हमें इस पे कोई strong evidence नहीं मिला है। अब देखिए यहाँ पे जो आगे न्यूट्रिनो लेस डबल बीटा डीके के बारे में लिखा है वो आपके लिए important नहीं है। Now we are seeing something important here maybe. Okay, Ukraine war is exacerbating fragilities in the global economy, G20 ministers। तो जो हमने आर्टिकल वहाँ देखा उसी का एक बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बता दिया है कि G20 की जो फिनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में, तो उसमें मोस्ट मेंबर्स ने कहा, एक आउटकम डॉक्यूमेंट निकाला गया। ठीक है, जॉइंट कम्युनिक छोड़िए, आउटकम डॉक्यूमेंट निकला एट द एंड ऑफ द मीटिंग, जिसमें ऑफकोर्स हमें हिंट मिला कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अमंग G20 मेंबर्स इटसेल्फ। ठीक है, तो मोस्ट जो मेंबर्स हैं उन्होंने बोला कि कंप्लीट एंड अनकंडीशनल विड्रॉल हो जाना चाहिए रशियन फोर्सेस का यूक्रेनियन टेरिटरी से। ठीक है, लेकिन तो मोस्ट मेंबर्स स्ट्रांगली कंडेम्ड द वॉर इन यूक्रेन एंड स्ट्रेस दैट इट इज कॉजिंग इमेंस ह्यूमन सफरिंग एंड exacerbating existing fragilities in the global economy, stagnating growth, increasing inflation, disrupting supply chains, heightening energy and food insecurity। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। लेकिन सेक्शन ऑफ द मेंबर्स उन्होंने बोला कि देखिए इम्पैक्ट तो एंटायर रशिया सैंक्शंस का भी है ना, तो उस पर क्यों नहीं बात हो रही। तो ये भी एक सेक्शन है जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, द हिंदू हैड रिपोर्टेड अर्लियर दैट द इंडियन साइड वाज एक्सपेक्टेड टू हाईलाइट मेनली इकोनॉमिक, और इंडियन साइड ने पहले देखिए क्लियर कर दिया था कि हम इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इशूज को ही रेज करेंगे, वो जो वाइटल है ग्लोबल साउथ के लिए। लेकिन जो आउटकम डॉक्यूमेंट है उससे हमें साफ पता चलता है कि हमने रिकग्नाइज किया है G20 इज नॉट द फोरम फॉर resolving security issues. We acknowledge that the security issues can have significant consequences for the global economy। पर हमें ये भी पता है कि ठीक है सिक्योरिटी इश्यूज या डिस्कस नहीं होने चाहिए, पर सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी भी तो इम्पैक्ट होती है। और फिर टुडेज एरा इज नॉट ऑफ वॉर, ये वाली चीज़ फिर यहाँ पे रेजोनेट होती हुई दिखी। तो यहाँ पे कुछ बहुत खास है नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बस आपको ये इंपॉर्टेंट इसलिए था, साइंटिस्ट हरि बालाकृष्णन विन्स 2023 मार्कोनी प्राइज। मार्कोनी प्राइज किस लिए दिया जाता है आपको ये पता होना चाहिए, बस यही इसका यहाँ पे एम है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस करने का। कंप्यूटर साइंस में कुछ अचीवमेंट करने के लिए। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं हरि बालाकृष्णन, उनको अवार्ड किया गया है 2023 का Marconi Prize. Dr. Balakrishnan is a professor in the Department of Electrical Engineering and Computer Science. The Marconi Prize is a top honor for computer scientist and is awarded by the US based Marconi Foundation. तो वही सारी चीज़ें बस। Thank you so much. Please like the video.